बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का है, जहां एक रात शदीद बारिश और गरज चमक के तूफ़ान में PIA का एक बोइंग 747 जिस पर 400 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे और सदर मुमलिकत पाकिस्तान की फ़्लाइट फंस चुकी थी। वक्त बहुत कम था, दोनों बुरी तरह गरज चमक के तूफ़ान में फंस चुके थे और सही और जल्द फ़ैसले करने की ज़रूरत थी। आज की वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगी कि किस तरह पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के किए हुए फ़ैसले, उनकी सोच आपकी परवाज़ को महफूज या गैर महफूज बना सकती है। मैं रात की खामोशी में रेडार पर नज़रें जमाए बड़े गौर से गरज चमक वाले बादलों के एक बड़े तूफ़ान को इस्लामाबाद के मगरिब तकरीबन हंगू की पोजीशन से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो रेडार नस्ब था, उसमें ख़राब मौसम गरज चमक वाले बादलों को पिक करने की रेडार स्क्रीन पर दिखाने की बहुत अच्छी सलाहियत थी और अगर रेडार कंट्रोलर चाहें तो बहुत अच्छी तरह इन बादलों की मूवमेंट कि ये किस सिमत से आ रहे हैं और कितनी देर में पहुंचेंगे और फिर किस तरफ को जाएंगे, ये सब बता सकते थे। आपने भी अक्सर गरज चमक वाले तूफ़ान को आते हुए देखा होगा। पहले अंधेरा छा जाता है, तेज़ हवा के साथ गर्द व गुबार, आंधी चलती है, फिर पीछे पीछे गरज चमक वाले बादल आ जाते हैं, खूब गरज चमक के साथ बारिश होती है और कुछ देर बाद ये तूफ़ान या तो वहीं बरसकर टूट फूट का शिकार होकर ख़त्म हो जाता है या फिर किसी समत में चलता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है और आपको आसमान साफ दिखाई देने लगता है। आज जो तूफ़ान आधी रात के वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, इसके आगे आगे PIA का एक बोइंग 747 हवाई जहाज़ जो बाहर के किसी मुल्क से मुसाफिरों को लेकर आया था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच रहा था। मगरिब की तरफ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले हवाई जहाज़ों को अगर लैंड करने की जल्दी हो तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे 12 की तरफ से, जो कि गोलड़ा गांव के ऊपर से होते हुए मरी रोड चांदनी चौक की तरफ से आता है, लैंड करना पसंद करते हैं। आज PIA के इस बोइंग 747 को भी जल्दी थी, इसलिए कि उसके बिल्कुल पीछे पीछे गरज चमक का और बादलों का तूफ़ान इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ चला आ रहा था। पायलट ने मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट की कि मैं उसे रनवे 12 पर रेडार वेक्टर्स के ज़रिए, यानी उसको सिमत बताते हुए रनवे 12 पर लैंडिंग के लिए प्लेस कर दूं, ताकि वो वक्त ज़ाया किए बगैर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जल्द अज जल्द लैंड कर जाए। इस तरह की लैंडिंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रनवे 12 की सर्वेलेंस अप्रोच कहलाती है, जो रेडार कंट्रोलर अक्सर औकात नहीं करवाना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि उनके रेडार स्क्रीन पर इस तरफ से आने के लिए ठीक तरह से सेंट्रल लाइन के निशानात नहीं लगे हुए थे, बल्कि उन्हें अपने तजर्बे की बिना पर हवाई जहाज़ को ठीक जगह पर लेके आना था कि जब उसे रनवे नज़र आ जाए तो वो अपने आप को बिल्कुल ठीक जगह पर पाए और सीधा सीधा लैंड कर जाए। और आज तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी और ख़तरनाक काम था, क्योंकि इस हवाई जहाज़ के पीछे पीछे शदीद आंधी और तूफ़ान भी आ रहा था। हवाई जहाज़ को ठीक जगह लाना था और ठीक तरीके से जल्द अज जल्द लैंड करवाना था। अगर रेडार कंट्रोलर की ऑब्जर्वेशन बहुत ठीक हो और वो अपने काम का माहिर भी हो तो वो ये काम करेगा, वरना वो अपने लिए एक दूसरा रास्ता हमेशा खुला रखेगा ताकि हवाई जहाज़ किसी एक जगह आखिरकार बिल्कुल फंस ना जाए। आज मैं भी ये काम करने जा रहा था, लेकिन मैंने अपने ऑप्शंस और रास्ते खुले रखे थे, क्योंकि मैं अगर ये महसूस करता कि अब कुछ नहीं हो सकता तो मैं इस हवाई जहाज़ को उस जगह से निकाल कर महफूज मुकाम की तरफ ले जाने की पोजीशन में होता। मैंने इस बोइंग 747 के पायलट को बता दिया कि मैं उसे रनवे 12 पर लैंड करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत पाकिस्तान की फ़्लाइट तैयार हो रही है और प्रेसिडेंट की फ़्लाइट का प्रोटोकॉल ये होता है कि जब वो स्टार्टअप कर जाएं तो फिर कोई हवाई जहाज़ ना लैंड करेगा ना टेक ऑफ करेगा जब तक ये VVIP फ़्लाइट क्लियर नहीं हो जाती। इस फ़्लाइट को रोका नहीं जा सकता और उसके साथ अपनी मर्ज़ी नहीं की जा सकती। मैं कंट्रोल टावर के साथ राब्ते में था और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिचुएशन को बगौर मॉनिटर कर रहा था। मैंने बोइंग 747 के पायलट को बताया कि सदर पाकिस्तान का हवाई जहाज़ किसी भी लम्हे स्टार्टअप करने वाला है और इसलिए उसकी लैंडिंग उनकी डिपार्चर के बाद होगी। इसलिए वो ये एक्सपेक्ट करें कि मैं उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 25 मील बाहर ही होल्ड करूंगा। मैंने उन्हें ऑप्शन दिया कि क्या आप यहाँ होल्ड करना चाहेंगे या आप किसी दूसरी महफूज जगह के लिए जाएंगे। उन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस की और मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे होल्ड करना चाहूँगा। पायलट्स भी अपनी ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस करते हैं,
زبردست طریقے سے اور وہ اپنی آپشنز کھلی رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال بہت نازک تھی کیونکہ گرج چمک کا طوفان بہت تیزی سے اس بوئنگ 747 کے پیچھے پیچھے پہنچ رہا تھا۔ کیپٹن نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں اس پریزیڈنٹ کی فلائٹ کو جلد از جلد ٹیک آف کروا دوں تاکہ وہ جلدی لینڈ کر جائیں۔ میں نے اسے بتایا کہ پریزیڈنٹ کی فلائٹ کا پروٹوکول مجھے یہ کام کرنے سے منع کرتا ہے اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے پریزیڈنٹ کی فلائٹ کو اپنی فریکوینسی پر اپنے پاس لے لیا اور آج میں ایک نفسیاتی سچویشن میں کام کرنا چاہتا تھا۔ میں کہے بغیر پریزیڈنٹ کی فلائٹ کے کیپٹن کو یہ سچویشن سمجھانا چاہتا تھا تاکہ وہ میری صورتحال اور ارجنسی کو خود ہی سمجھ جائے اور ڈپارچر میں جلدی کریں۔ میں نے پریزیڈنٹ کی فلائٹ کی کیپٹن کو بتایا کہ PIA کا ایک بوئنگ 747 مغرب میں 25 میل پر ہولڈ کر رہا ہے اور آپ کا ڈپارچر ہو جائے گا تو وہ لینڈ کرے گا، لیکن موسم بہت تیزی سے خراب ہو رہا ہے۔ یہاں ایک صورتحال اور خطرناک تھی کہ VVIP کا ڈپارچر رن وے 30 سے ہونا تھا، یعنی اگر میں آسان طریقے سے سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ PIA کا بوئنگ 747 اور پریزیڈنٹ کی فلائٹ آمنے سامنے والی صورتحال میں تھے۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیڈائٹ کروں گا، جلدی ڈپارچر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ VVIP جہاز رن وے 30 سے ٹیک آف کرنے جا رہا تھا اور ٹیک آف کے بعد اس کا رخ سیدھا PIA کے بوئنگ 747 ہوائی جہاز کی طرف ہونا تھا، جسے میں نے ایک اوپر والے لیول پر 7500 فٹ پر روکا ہوا تھا تاکہ اس کے نیچے VVIP کا ہوائی جہاز 5500 فٹ کی بلندی تک چڑھ جائے اور دونوں ہوائی جہازوں کے درمیان فاصلہ کم نہ ہو۔ خراب موسم کی صورتحال میں یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کہ کسی بھی ہوائی جہاز کو کسی ایک مخصوص لیول پر رکھیں یا کسی ایک سمت میں جانے کا کہیں، کیونکہ گرج چمک کے طوفان سے محفوظ فاصلے پر رہنے کے لیے ہوائی جہاز اپنی جگہ بھی بدلتے ہیں اور اپنے لیول کو بھی چھوڑتے ہیں، اس لیے آپشنز کھلی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس وقت صدر مملکت کی فلائٹ رن وے 30 پر تیار ہو رہی تھی تو مجھے بوئنگ 747 کے کیپٹن کی کال آئی کہ بارش شروع ہو چکی ہے اور وہ اس وقت بارش کے طوفان میں ہے اور وہ اس جگہ سے 10 میل اور اسلام آباد کے قریب آنا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں یہ پرمیشن دے دی، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ میری آخری حد ہے۔ اس کے بعد اگر پریزیڈنٹ کا ہوائی جہاز کلیئر نہ ہوا تو میں ان کو یہاں سے اسلام آباد کے جنوب مغرب کی طرف لے جاؤں گا تاکہ وہ اس خراب موسم سے کلیئر ہو جائیں۔ ادھر پریزیڈنٹ کا ہوائی جہاز رن وے پر لائن اپ ہونے کے بعد کھڑا ہو گیا اور اس نے موسم کو سکین کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے اپنا وقت لیا تاکہ ٹیک آف کے بعد وہ محفوظ راستے پر جا سکے۔ اب میرے لیے صورتحال اور نازک ہو گئی تھی۔ آج میں ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہا تھا جس کا اثر شاید انکوائری کی صورت میں میری نوکری پر پڑتا، لیکن یہ ضروری تھا۔ میں بالکل اپنے فیصلے کے نزدیک تھا کہ پریزیڈنٹ کے ہوائی جہاز کو رن وے پر ہی روک دوں اور ٹیک آف کی اجازت نہ دوں جب تک میں بوئنگ 747 کو اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے ایک محفوظ جگہ پر نہ لے جاؤں۔ اگر میں یہ کام کرتا تو عین ممکن تھا کہ اس دوران میں مغرب کی طرف سے آنے والا طوفان باد و بارہ ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا اور پریزیڈنٹ کا ڈپارچر نہ ہو سکتا اور وہ واپس لاؤنج کی طرف چلے جاتے اور اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے تک وہ ایئرپورٹ یا ہوائی جہاز میں ہی بیٹھے رہتے۔ آپ خود سوچئے کہ یہ میرے لیے کس طرح کی صورتحال ہوتی۔ میں نے چند سیکنڈ کی ڈیڈ لائن اپنے ذہن میں بنا لی۔ الحمدللہ پریزیڈنٹ کے ہوائی جہاز نے ٹیک آف مانگ لیا اور رن وے پر دوڑنا شروع کر دیا۔ ہوائی جہاز کوئی بھی ہو، چاہے پیسنجر فلائٹ ہو یا VVIP پریزیڈنٹ کا ہوائی جہاز ہو، پائلٹس آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات اور صورتحال کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہتر سے بہتر صورتحال پیدا کر سکیں اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر سکیں۔ اس وقت رن وے پر بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ مغرب کی سمت سے آنے والا طوفان باد و بارہ کسی بھی لمحے اسلام آباد ایئرپورٹ کو ہٹ کر دے گا۔ جیسے ہی پریزیڈنٹ کا ہوائی جہاز رن وے سے اٹھا، میں نے بوئنگ 747 کو اس کی پوزیشن بتاتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف آنے کی اجازت دے دی۔ میں نے الحمدللہ اپنی سروس میں بہت سچویشنز دیکھی ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی ٹینس اور پریسائز سچویشن تھی۔ VVIP ہوائی جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی میں نے تمام پروٹوکول کو ایک طرف رکھتے ہوئے VVIP فلائٹ کے پائلٹ کو ریکویسٹ کی کہ وہ فوراً لیفٹ ہینڈ ٹرن کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کے سامنے سے بوئنگ 747 آ رہا تھا اور شدید بارش میں پھنس چکا تھا اور میں اب اسے روک نہیں سکتا تھا۔ جہاں ہم نے اتنی محنت کی تھی تو اب میں چاہتا تھا کہ یہ بوئنگ 747
लैंड कर जाए बजाय इसके कि वो डाइवर्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट की फ़्लाइट के कैप्टन ने मेरी सिचुएशन को समझते हुए उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। जो ही ये फ़्लाइट उल्टे हाथ को मुड़ी, बोइंग 747 का रास्ता क्लियर हो गया। अब दूसरी सूरत हाल ये थी कि मैं इस बोइंग 747 को इंतहाई प्रिसाइसली ज़बरदस्त तरीके से ठीक जगह पर रनवे 12 की सिमत में लगा दूं, ताकि वो जब रनवे देख ले तो वो ठीक जगह पर पहले ही मौजूद हो और सीधा लैंड कर जाए बजाय इसके कि वो अपनी पोजीशन एडजस्ट करे। यहाँ ये बात वाज़े कर दूं कि आप में से कोई भी मुझसे ये सवाल कर सकता है कि अगर प्रेसिडेंट की फ़्लाइट उल्टे हाथ को टर्न ना करती या डिले हो जाती तो आप क्या करते? जवाब बहुत आसान है, मैंने अपनी ऑप्शंस खुली रखी थी। मैं बोइंग 747 को क्लाइंब करवा देता, यानी बुलंदी की तरफ चढ़ने का कहकर उसे थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ ले जाता और वो साफ मौसम में रहते हुए प्रेसिडेंट की फ़्लाइट से बिल्कुल अलग सीधा निकल जाता। बस सिर्फ ये होना था कि बोइंग 747 लैंड ना कर सकता, या डाइवर्ट करता या मौसम के निकल जाने तक होल्ड करता। ये नहीं हो सकता था कि हम अपने पास कोई ऑप्शन ही ना रखें। मैं बोइंग 747 हवाई जहाज़ के पायलट को लम्हा बलम्हा उसकी पोजीशन बताते हुए रनवे की तरफ लेकर आता गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसे ठीक जगह पर ले आया और उसे कहा कि अब उसे जब रनवे नज़र आ जाए तो मुझे बता दे, वरना फिर यहाँ से उसको गो राउंड करना है, यानी ऊपर की तरफ क्लाइंब कर जाना है और लैंडिंग नहीं करनी, क्योंकि रनवे नज़र आए बगैर लैंडिंग मुमकिन नहीं होगी। इसे हम फील्ड इन साइट कहते हैं। बोइंग 747 हवाई जहाज़ के कैप्टन ने रनवे से 2.5 मील दूर मुझे ये बता दिया कि उसे रनवे नज़र आ गया है। मैंने उसे लैंडिंग क्लियरेंस दे दी और वो रनवे पर लैंड कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हवाई जहाज़ कंट्रोल टावर की फ्रीक्वेंसी पर चेंज करवा दिया। थोड़ी देर बाद ये बोइंग 747 दोबारा मेरी फ्रीक्वेंसी पर आया और उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मेरी वेक्टरिंग टेक्निक और महारत की बहुत तारीफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह। कंट्रोल टावर पर मौजूद पाकिस्तान एयरफोर्स के मेरे कुलीग कंट्रोलर्स ने भी मुझे हॉटलाइन पर बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने दोनों फ़्लाइट के कैप्टन्स का शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट की फ़्लाइट के कैप्टन का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने सिचुएशन को समझते हुए बहुत कोऑपरेट किया है। ये काम करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आइंदा भी वो इस तरह की कोऑपरेशन करते रहें और इस तरह का इनिशिएटिव लेते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर मेरे पैशन और शौक़ से सीखा हुआ काम और हासिल की हुई महारत मेरे काम आ गई और मैंने एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की और मुसाफिरों को बहिफाजत मंज़िल मकसूद तक पहुंचा दिया। मैं ये अपनी तारीफ़ में नहीं कह रहा, बल्कि ये वाज़े करना चाहता हूं कि अगर लगन, शौक़ और पैशन के साथ कोई भी काम किया जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक और बोइंग 747 के साथ एक बहुत ही क्रिटिकल वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आई कार्ड में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।